वेलकम। मैं राधा कृष्ण IDK कोचिंग कैंपस के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो क्लास लेने जा रहे हैं वो है राज्यसभा के बारे में। आज राज्यसभा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे कि आखिर में राज्यसभा में हमें पढ़ना क्या है और उसके बाद इसमें देखेंगे कि इसका गठन आखिर में क्यों किया गया है, इसकी संरचना क्या है। आज की क्लास में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कल सुबह 6 बजे से आप लोग ऑनलाइन आएंगे। वहां पर हम जो है लाइव डिस्कशन करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आज रात में 9 बजे दिए जाएंगे, यानी कि डेली 9 बजे रात में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे क्विज के, और सुबह 6 बजे उसका डिस्कशन होगा सारे सब्जेक्ट का। ठीक, तो उसमें जो है आप 94 15 583 584 ये इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इसी मोबाइल पर इसी चैनल पर आप इसी वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं जुड़ने के लिए। तो मैं आपका ग्रुप में जोड़ूंगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। राज्यसभा, तो देखिए यहां पर एक चीज है जो समझना है। सबसे पहला सवाल उठता है कि इस सभा का गठन ही क्यों हुआ है। क्लियर? ध्यान देंगे मेरी बात। अगर आपने लोकसभा पढ़ा हुआ है तो आप पैटर्न समझ पाएंगे। लोकसभा पढ़ा हुआ है तो पैटर्न जो समझ में आएगा आपको वो ये कि जब हम किसी सभा के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा दो चीज जानने का प्रयास करते हैं। पहला तो इस सभा के बारे में, दूसरा इस सभा के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सभा एज ए इंस्टीट्यूशन और इसके अंदर जो लोग हैं एज एन इंडिविजुअल। तो सभा जो होगी वो संस्थागत पूरा पढ़ेंगे और फिर व्यक्तिगत पढ़ेंगे। संस्थागत में जो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए वो ये कि आखिर में इस संस्था का गठन क्यों हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस संस्था में कौन से लोग और कैसे लोग आते हैं। तीसरी चीज ये कि इसमें जो लोग आएंगे उनके पास कुछ विशेष अधिकार होगा, तो हमें उसे भी पढ़ना है, विशेषाधिकार जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद आएंगे निष्कर्ष पर, मतलब यानी कि जिस उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया था, क्या वो इस उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर गठन के बारे में चेक करना है। फिर उसके बाद जब हम ये देख लेंगे संस्थागत, तो व्यक्तिगत देखेंगे, यानी कि इसके अंदर जो एक एक इंसान काम कर रहे हैं वो किस पद पर है, और जिस पद पर है तो उस पद की योग्यता क्या होगी, कौन चुनेगा, कैसे शपथ लेगा, कौन काम करेगा, वो क्या वेतन उसको मिलेगा और कब उसे हटाया जा सकता है। ठीक, पूरी राज्यसभा 2 क्लास में खत्म होगी। आज एक क्लास और अगली। उम्मीद करते हैं कि आप दोनों क्लास में बने रहेंगे, यानी 2 पार्ट में खत्म होगी। ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज पहला पार्ट है पार्ट 1। तो आइए समझते हैं कि राज्यसभा का गठन ही क्यों हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, पहले उसको देखिए। ध्यान दीजिएगा, हमारी जो सरकार है, हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार हमारे यहां है। ठीक, आगे बोलता है यहां एक, मतलब कि दुनिया में एक और लोकतंत्र के अलावा एक होता है तानाशाही। हमारे देश में तानाशाही नहीं, क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र है। मतलब शासन जो है वो जनता का है। जनता का शासन जो होगा वो 2 तरह से यहां पर डिफाइन होगा। क्लियर? क्या क्या होगा समझिए।
बोलता है कि या तो डायरेक्ट शासन होगा, यानी जनता खुद कानून बनाएगी, और नहीं तो जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी कानून बनाने के लिए। हमारे देश में ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में ये वाला नियम फॉलो किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी प्रतिनिधियों के रूप वाली लोकतांत्रिक सरकार हमारे देश में है। यानी कानून बनाने का अधिकार जनता के पास था, लेकिन जनता ने अपना अधिकार अपने प्रतिनिधियों को दिया हुआ है। यानी कानून बनाने का अधिकार प्रतिनिधियों के पास है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब आप देखिए, ध्यान देंगे, ये जनता है, लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है। इसमें से कुछ कम लोग, लगभग 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। ये लोग केंद्र में लोकसभा को चुनते हैं और यही लोग राज्य में विधानसभा को चुनते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। बोलता है कानून कौन बनाएगा? बोलता है प्रतिनिधि बनाएगा। कानून प्रतिनिधि बनाएगा। देखिए, जनता ने प्रतिनिधि अपना चुन दिया, किसको? लोकसभा को। तो सवाल उठता है कि जब जनता ने प्रतिनिधि चुन दिया लोकसभा को, तो फिर कानून इसी को अकेले बनाना चाहिए, क्योंकि लिखा भी है कि कानून प्रतिनिधि बनाएगा और जनता ने प्रतिनिधि चुन भी दिया, तो कानून इसको बनाना चाहिए। तो फिर इसके साथ साथ राज्यसभा के साथ साथ अलग से एक और सभा, राज्यसभा का गठन क्यों किया गया, जबकि जनता के प्रतिनिधि पहले से ही वहां पर विद्यमान है? क्यों आखिर में इसका गठन किया गया? क्वेश्चन समझ में आया? जवाब मिलेगा आपको, ध्यान देंगे। इसका नाम राज्यसभा इसलिए है क्योंकि इसको ये विधानसभाएं चुनती हैं, और ये विधानसभा कहां की सभा है? राज्य की सभा है। इसको कौन चुनता है? जनता चुनती है, इसलिए इसे लोकसभा कहा जाता है। लोक माने जनता, लोग डायरेक्ट चुनते हैं इसलिए लोकसभा। और इसे कौन चुनता है? राज्य चुनता है, राज्य की विधानसभा चुनती है, इसलिए इसे राज्यसभा कहा गया। अब यहां सवाल उठता है कि जब जनता का प्रतिनिधि यहां पर, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि यहां पर कानून बनाने के लिए है, तो दूसरे की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन दोनों क्वेश्चंस, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब समझिएगा। इसके दो आंसर हैं। पहला, ये जो गठन है, ये गठन इसका क्यों हुआ? पहला बोलता है कि चुनी हुई सभा पर अंकुश लगाने के लिए, चुनी हुई सभा पर अंकुश लगा। अंकुश समझते हैं क्या होता है? अंकुश, अंकुश होता है महावत, जिससे जो है हाथी को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने के लिए किसको? चुनी हुई सभा को, ये इसको लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए। मेरा आपसे सवाल है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने आता है, मतलब जब चुनाव में खड़ा होता है उसके तब के व्यवहार में, और जब वो चुनाव जीत जाता है उसके बाद वाले व्यवहार में कितना अंतर होता है?
क्या वो इंसान चुनाव लड़ते समय और चुनाव जीतने के बाद दोनों ही स्थितियों में क्या उसके व्यवहार बराबर होते हैं? आपको पता होगा, है ना, व्यवहार बदल जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता ने जिसको चुना है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये, जनता ने जिसको चुना है कहीं वो निरंकुश ना हो जाए, मनमानी ना करने लगे, जनता को ही जो है परेशान ना करने लगे। तो इस पर अंकुश लगाने के पहला उद्देश्य इसका था राज्यसभा के गठन का। यह प्रमुख उद्देश्य नहीं था, यह एक उद्देश्य था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या, ध्यान देंगे मेरी बात। हम लोग अपने देश को संघ मानते हैं, है वैसे अर्धसंघ जिसे कहते हैं, क्वाजी फेडरल या आभासी संघ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। बोलता है कि ये जो संघ की कहानी है, संघ में होता क्या है कि शक्तियों का बंटवारा होता है, सेंटर होगा और स्टेट होगा। बोलता है शक्तियों का बंटवारा होता है संघ में। हमारे देश में भी बंटवारा हुआ है, शक्तियां बांटी गई हैं केंद्र और राज्य में। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारे देश में कमजोर राज्य की परिकल्पना की गई है, यानी स्टेट जो है ये कमजोर है और सेंटर जो है वो मजबूत है, स्ट्रांग है। तो ध्यान देंगे मेरी बात, सेंटर पहले से ही स्ट्रांग है, स्टेट पहले से ही वीक है। अब अगर आप ये समझिए ना कि नॉर्मल तौर पे आप देखिए कि जो मजबूत होता है कमजोर को निगल जाता है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये प्रकृति का नियम है। सोचो तब केंद्र इसको एग्जिस्ट करने देगा? जब तक राज्य केंद्र से जो है अच्छा व्यवहार रहेगा तब तक तो राज्य का अस्तित्व रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई विरोध में गया केंद्र उसका अस्तित्व खत्म कर सकता था। क्यों? क्योंकि केंद्र मजबूत। तो अब ऐसा ना हो कि इसका अहित हो, इसलिए एक ऐसी सभा चाहिए जो इनकी सभा हो, इनकी सभा यहां पर हो। बात समझ में आ रहा है? वो सभा जो जाएगी तो इनके द्वारा चुनी जाएगी कोई सभा यहां पर, तो ये जो सभा होगी हमेशा इनकी रक्षा करेगी। समझ पा रहे हैं बात आप? तो देखिए, बोलता है कि राज्यसभा का जो गठन है उसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये कि राज्यों के हितों की रक्षा करे। चूंकि राज्य द्वारा, इसलिए चुन के राज्य द्वारा जा रहे हैं लोग, राज्य द्वारा सदस्य चुन करके यहां पर जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, ध्यान देंगे मेरी बात। राज्यसभा का गठन राज्यों के हितों की रक्षा तथा चुनी हुई सभा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया है। समझ आ गई बात? अब इस सभा में किस तरह के लोग आएंगे उसे कहेंगे राज्यसभा की संरचना। ठीक है, तो आइए समझते हैं राज्यसभा की संरचना क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि राज्यसभा का गठन क्यों हुआ है। फिर से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आज शाम को जितने लोगों ने नंबर हमें दिया हुआ है उन सब का क्विज होगा, और सभी लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा, मैं चाहूंगा कि सुबह 6 बजे आप लोग उपस्थित होकर के जो भी पढ़ाया जाएगा उसको देखेंगे, क्योंकि रूटीन बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो आइए देखते हैं।
बढ़ते हैं आगे, इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। राज्यसभा की संरचना देखते हैं। बोलता है एक तो जो वर्तमान में है और एक जो अधिकतम हो सकता है। बोलता है अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? बोलता है वर्तमान में 245 है, 245 है। बोलता है ये जो 245 वर्तमान में है, इसमें से बोलता है 233, बोलता है ये 233 राज्यों से चुन करके आएंगे, राज्य इन्हें चुनेगा। बाकी बोलता है जो 12 सदस्य होंगे, बोलता है ये 12 सदस्य ये मनोनीत होंगे राष्ट्रपति द्वारा। कला, साहित्य, सेवा आदि के क्षेत्र में जब ये काफी अच्छा योगदान दिए रहेंगे देश को आगे बढ़ाने में, तो ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है। क्लियर है? अब यहां पर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अभी इसी समय, इसी साल, अभी जस्ट 15-20 दिन पहले, है ना, किसी का मनोनयन हुआ है, उस पर बड़ा बवाल हुआ है ना, एक जज की बात हो रही है। आप पता करिए और हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा कि किस जज की बात हो रही है, ठीक, कि किसका मनोनयन अभी हुआ है। तो ध्यान देंगे अब यहां पर बात समझिए कि अब चूंकि ये जो मनोनयन हुआ है, इस पर बवाल खूब हुआ है इस साल, तो ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया? किस अनुच्छेद के तहत इसे जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आधार क्या क्या हो सकते हैं। जब सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था तो बोला गया कि उसमें खेल शामिल नहीं है, तो उस पर एक्सप्लेनेशन दिया कांग्रेस पार्टी ने। उस समय की सरकार ने कहा कि खेल भी एक तरह की कला है, इसलिए इन्हें हम जो है कला के अंतर्गत इनको हम मनोनीत कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप इसको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम 250 है, तो यहां बोलता है 238 राज्यों से हो सकते हैं एट द मैक्स, और एट द मैक्स 12 मनोनीत हो गए। ठीक, मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। राष्ट्रपति जो भी मनोनयन करेगा वह ऐसा नहीं है कि स्वविवेक का इस्तेमाल करता है, नहीं। ध्यान देंगे, ये जो 12 लोग मनोनीत होंगे, ये 12 लोग ऐसा नहीं है कि इन्हें राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करता है। देखिए, मनोनीत भले ही इन्हें राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को कि फलाना फलाना को मनोनीत कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत सदस्य बना देगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो देश के अंतर्गत जो लोग कुछ विशेष करते हैं, जिसके पास विशेष नॉलेज होता है किसी फील्ड का, उनका देश को फायदा हो सके, इस उद्देश्य के साथ 12 लोगों को यहां पर मनोनीत किया जाता है। क्लियर है? ध्यान देंगे मेरी बात। यहां पर आप ये समझिए कि 233 में से 4 सदस्य यूनियन टेरिटरी से हैं और बाकी 229 राज्यों से हैं, पूर्ण राज्यों से है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखिए जो राज्यसभा का नाम है, राज्यसभा एक है, इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है? देखिए, राज्यसभा को
उच्च सदन कहा जाता है। फिर उसके बाद राज्यसभा को ही द्वितीय सदन कहा जाता है और राज्यसभा को ही, ध्यान देंगे, उच्च सदन, द्वितीय सदन के साथ साथ प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान देंगे मेरी बात कि राज्यसभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्य की सभा चुनती है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो आयु है वो 30 वर्ष न्यूनतम आयु है, जबकि लोकसभा की जो आयु है वो 25 वर्ष है। इनकी आयु कम, इनकी आयु ज्यादा, इसलिए इन्हें उच्च सदन कहा जाता है। ठीक। द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जब आप कोई चीज, देखिए गाड़ी कोई डायरेक्ट आप एजेंसी से खरीदो तो वो फर्स्ट हैंड हो गया, लेकिन आप गाड़ी मतलब हमसे खरीदो तो क्या होगा, वो सेकंड हैंड कहलाएगी। तो यहां पर भी ये द्वितीय सदन कहलाएगा। प्रतिनिधि सदन क्यों? क्योंकि जनता इसे नहीं चुनती है, जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए इसे प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। क्लियर है? अब एक और पॉइंट जो आपको शुरू करने से पहले जानना आवश्यक है, उसको जानिए। ध्यान देंगे, बोलता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का नहीं। राज्यसभा एक ऐसी सभा है जिसे कभी भी न तो भंग किया जा सकता है और न ही विघटित किया जा सकता है। समझिएगा, ध्यान देंगे। एक चीज होता है भंग करना और एक होता है विघटित करना, या यूं कहें समाप्त करना। समझ लो आप, समाप्त करना। देखिए, बात जब करेंगे यहां पर लोकसभा की, तो लोकसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर? खत्म नहीं किया जा सकता है लोकसभा देश से, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। मतलब अगर लोकसभा है उसे भंग किया जा सकता है। कुछ दिनों के लिए जब भंग हो जाता है तो वहां पर कोई भी सदस्य नहीं होता है, किसी के पास उसकी सदस्यता नहीं रहती है। ऐसे ही राज्य में विधानसभा है। राज्य में विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये हो गया। अब आइए देखिए, राज्यसभा की बात करते हैं। बोलता है राज्यसभा जो है, बोलता है इसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा होगा कि इसमें एक भी सदस्य नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ना तो इसे भंग किया जा सकता है और बोलता है ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। और आइए देखिए, राज्यसभा के साथ की तरह राज्यों में एक सभा होती है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। बोलता है विधान परिषद की खास बात क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। बोलता है विधान परिषद की खास बात यह है कि जब तक रहेगा तब तक तो विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं। मतलब आज किसी राज्य में विधान परिषद है, हो सकता है कि कुछ दिन बाद उसमें विधान परिषद हटा दिया जाए। क्लियर? लेकिन जब तक रहेगा तब तक उसको भंग नहीं किया जा सकता। भंग करने से तात्पर्य आप इतना समझो, सामान्य आम भाषा में जब भंग हो जाती है सभा तो उसमें किसी के पास कोई सदस्यता नहीं होती है। तो राज्यसभा की जब बात हो रही है
तो बोलता है कि राज्यसभा कभी भी न तो भंग हो सकती है और ना ही कभी समाप्त हो सकती है, मतलब इसको खत्म भी नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, इसको भंग भी नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक समय पर सारे के सारे सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाए। तो होता क्या है, तो ध्यान दीजिए क्या होता है, उसको सुनिए क्या बोलता है। बोलता है कि जो प्रत्येक सदस्य होंगे, बोलता है प्रत्येक सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। पहली बात, ये पहली लाइन। और दूसरी बात क्या बोलता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाएंगे और इनकी जगह पर जो सेवानिवृत्त होंगे, इन्हीं की जगह पर नए लोग निर्वाचित हो जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे। तो बात हमारी समझे यहां पर आप। यहां पर बोल रहा है कि सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, उनकी जगह पर दूसरे उतने ही सदस्य नए आते हैं। क्लियर? कैसे आएंगे, उनकी कुछ योग्यता होगी, उन्हें कौन चुनेगा ये भी पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास में। क्या कौन शपथ दिलाएगा, उनका काम क्या होगा, उनके पास क्या विशेष अधिकार होगा, उनके पास क्या वेतन क्या भत्ता है, उनको हटाया किस आधार पर जाएगा, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें हम आपको अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात यहां पर कि जो आपकी क्लासेस है जो अभी तक चल रही थी वो चलती रहेंगी एज इट इज, जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेंगी। सुबह 8 से जो क्लासेस चल रही थी इसके पहले वो भी चलती रहेगी, शाम को 7 बजे जो चल रही थी क्लास वो भी चलती रहेगी। एक्स्ट्रा क्या चलेगा कल से सुबह 6 बजे मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपका ध्यान देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे हम क्वेश्चन पर। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो डिटेल में तो आप कल की वीडियो को देखें तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। 6 से 8 हम आपका प्रैक्टिस कराएंगे। किस चीज का प्रैक्टिस कराएंगे? जो आज सोमवार है ना, हर दिन हम शाम को 9 बजे से क्विज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शाम को 9 बजे से क्विज स्टार्ट करेंगे। 1.5 घंटा 2 घंटा जितना समय चलेगा हम लोग चलाएंगे इसको। 9 बजे से क्विज स्टार्ट करेंगे। क्विज में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर भी दूंगा मैं। अब जो क्वेश्चन और आंसर आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चन और आंसर्स का एक्सप्लेनेशन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होगा। ध्यान देंगे, सारे सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे समय समय पर। क्लियर? और मैं बताऊं कि ये बिना इसको किए आप इम्तिहान नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। जब तक आप प्रश्नों के रूप में जो है चैलेंज लेना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कभी इम्तिहान नहीं क्वालिफाई करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि ये जो बेस आप पढ़ रहे हैं इसको पढ़ते रहें। बेस के साथ साथ आप एक क्वेश्चन सेशन यानी कि एमसीक्यू जिसे कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी करने का प्रैक्टिस डालें, जीतने की आदत डालें कि हाँ सवाल उस तरह के करने का आपके अंदर तरीका पैदा हो जाए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग नंबर फटाफट दे देंगे, जिससे कि हम आज अभी जो है जा रहे हैं तुरंत क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप लोग 9 बजे से क्विज शुरू कर सकते हो और अगले दिन फिर सुबह 6 बजे आप आकर के इसको समझ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं। इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको समझ में आया तो कमेंट भी करेंगे। थैंक यू।